ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं। स्पेशल प्रोग्राम में मैं बितौब आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज का विषय है साइबर क्राइम एंड हाउ टू स्टे सेफ, यानी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अपराध और उनसे खुद को कैसे बचाएं। और इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री बुमचू क्रोंगजी, इंस्पेक्टर एंड ऑफिस इंचार्ज ऑफ साइबर क्राइम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी की ईटानगर स्टूडियो में। सर, हमारा आज का विषय है साइबर क्राइम एंड हाउ टू स्टे सेफ। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये साइबर क्राइम क्या होता है। जी, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और इस वास्ट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए बुलाने के लिए। जी। साइबर क्राइम बेसिकली सिंपल वे में समझा जाए तो अगर आपको कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें आपका कंप्यूटर विथ इंटरनेट और अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज़ हो तो उसे साइबर क्राइम की श्रेणी में गिना जाता है। आपका कंप्यूटर बोलने से बेसिकली इन लेमन टर्म्स हम लोग सोचते हैं कि जो कंप्यूटर हम लोग जो बेसिकली ऑफिस में यूज़ करते हैं वो नहीं है। इसमें मोबाइल जो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है उसमें अगर इंटरनेट बेसिकली यूज़ होगा तो वो सब साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि आपका आजकल जो साइबर फ्रॉड्स कॉल्स वगैरह आती हैं वो सब बेसिकली एक दो एग्जांपल्स हैं। सर, उसी से जुड़े हुए मैं और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये कॉल्स जब हमें आते हैं, जैसे कि किसी ने बोला कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, अगर तुमने ऐसा रैंसम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं ऐसे ऐसे, या फिर बैंक से रिलेटेड तुम्हारा SBI अकाउंट का ये ऐसा ऐसा हो गया तो उसको ठीक करने के लिए, तो उसको हम कैसे पहचाने कि ये साइबर फ्रॉड है या फिर ये जेन्युइन कॉल है। जी, बेसिकली आपने अभी जो साइबर क्राइम के बारे में जिक्र किया है उसको टर्म्स यूज़ करते हैं डिजिटल अरेस्ट, जो कि अभी बहुत प्रिवलेंट है हमारे देश में। इवन जो न्यूज़ से जो खबर आती है हमें, इवन इन साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि वो आपका इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह कंट्रीज़ में भी ये अभी काफ़ी प्रिवलेंट, इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। जिसमें इस डिजिटल अरेस्ट के भी काफ़ी कुछ आपके डिफरेंट सोशल टाइप्स हैं। तो इसमें आपका जो अक्यूज्ड है वो एक व्यक्ति को, अपने विक्टिम को कॉल करके ये बेसिकली यही रहता है कि आप या फिर उनके अगेंस्ट में ये जताएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह कहीं पे आपका ये जब्त हुआ है तो आपको अरेस्ट, हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल रूम से हिलने नहीं दिया जाएगा। ऐसा करके वो उसका डर जो पैदा करके उसके बाद में उससे जो क्रेडेंशियल्स वगैरह या फिर वो खुद मंगवा के या फिर उसे बैंक से खुद ये ट्रांजेक्शन करवाते हैं, ठीक है। या फिर इसमें ऐसा होता है कि उनको सीधा डराया जाएगा। या फिर दूसरा है कि ऐसे कई सारे केसेस आई हैं जिसमें उनके किड्स एंड किन, कोई बेटा बेटी कहीं पे पढ़ाई कर रहा हो, बाहर पे हो तो कॉल करके उन्हें ये बोला जाता है कि आपका बेटी रेप केस में है, ये कुछ केसेस में हीनियस केसेस में आपका बेटा जो है फंस गया है, अगर आपको उससे बचाना है तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। एंड सिर्फ कॉल ही नहीं, इवन दे वीडियो कॉल करेंगे और टू कन्विंस देम दे इवन यूज टू पोस्ट लाइक पुलिस ऑफिसर, कोई दिल्ली क्राइम ब्रांच का करके इवन यूनिफॉर्म प्रॉपर वेल यूनिफॉर्म में कॉल करेगा, दिखाएगा अपना चेहरा को थोड़ा ढकते हुए, ताकि उससे आदमी जो है कन्विंस हो जाए। तो ये एक बेसिकली दो तरीके हैं। इधर आपको खुद वो इम्प्लिकेट करेंगे कि आपका आधार कार्ड्स वगैरह ये सब चीज़ जो है नारकोटिक्स वगैरह कुछ चीज़ में आपका यूज़ हुआ है, इधर आपका किड्स एंड किन्स वगैरह। ये दो जो मुख्य तरीका है जो आपने अभी जो पूछा था, ये डिजिटल अरेस्ट में आता है। तो डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है एज एन लॉ, कोई डिजिटल अरेस्ट ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है इंडियन कानून के हिसाब से। आपको अगर कोई अरेस्ट करेगा होता है तो आपको आपके अगेंस्ट में ट्रेडिशनल वे में आपका अगेंस्ट में वारंट निकलेगा, आपके अगेंस्ट में पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी कि आपको कोई फ़ोन करके आप अरेस्ट हो चुके हैं, आप घर से नहीं हो सकते, ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। जी, तो ऐसे समय में हमें पैनिक नहीं करना चाहिए और हमें इतना समझ जाना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ ट्रेडिशनल वे में ही गवर्नमेंट जो करते हैं। जी, बेसिकली इसमें आपको कोई भी ऐसा कॉल आए तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप
फ़ोन को कट कर लें, जी। फिर सामने वाले किसी कोई जानने वाले व्यक्ति से बात करें। तो उसके बाद में कंफर्मेशन होने के बाद में आप साइबर पोर्टल में, जो कि हमारा www.cybercrime.gov.in, इसमें जाके आप खुद भी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप नेशनल टोल फ्री नंबर है 1930 1930 में आप कॉल करके आपका जो नज़दीकी साइबर क्राइम पीएस है उससे वो कनेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे जो हेल्पलाइन से आप हेल्प लेके आप वहाँ से भी आप कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। जी, ठीक है, मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, 1930 है टोल फ्री नंबर साइबर क्राइम के। आप जो भी कंप्लेन करना चाहते हैं आप ये नंबर में कर सकते हैं। सर, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ अभी आपसे, साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं सर? साइबर क्राइम्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बेसिकली इसमें आपका साइबर फ्रॉड्स, जो जिसमें आपका मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, या फिर आपके अगेंस्ट में आप, ये एक सिंपल सा है जिसमें आपको साइबर फ्रॉड हुआ हो, जिसमें आपका मॉनिटरी लॉस कुछ हुआ हो, तो ये है। दूसरा है, उसमें भी कई प्रकार के और टाइप्स हैं। और दूसरा है कि आपका कोई सोशल मीडिया वगैरह इसमें एंटी थेफ्ट हो गया, सब हो गया, लेकिन उसमें आपके अगेंस्ट में आपका कुछ न्यूड फोटोज वगैरह जो मॉफ करके डाल दिया, तो ये जिसमें बेसिकली मॉनिटरी लॉसेस नहीं होता है। या फिर ये दोनों कंबाइन होके भी होता है, जिसमें आपको सोशल मीडिया का थ्रू से आपको शोषण भी होगा और प्लस मॉनिटरी लॉस भी होगा। तो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसका बारे में शायद डिस्कस पूरा नहीं हो पाएगा इसमें। तो ये दो तरीके से आपका साइबर क्राइम जो है इसमें ये आता है। सर, ये आज के समय में सबसे ज़्यादा कॉमन साइबर क्राइम जो क्या है? जैसे मैं बताया, सबसे पहला आपका डिजिटल अरेस्ट, जो कि फेक है, वो अभी भी बहुत प्रिवेलेंट है। इवन आजकल तो कॉलर ट्यून में भी इसके बारे में दे रखा है कि आपको कोई अगर कॉल करें तो घबराना नहीं है, डिजिटल अरेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसको भी दर्शक ध्यान से सुने। दूसरा है आपका जो प्रिवेलेंट, जो मैं यहाँ पे जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसके हिसाब से बताता हूँ। नेशनल लेवल्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की कंप्लेंट्स आ रही हैं। इसमें आपका डिजिटल अरेस्ट के बाद में दूसरा है कि स्टॉक्स, जो फैक्ट स्टॉक्स ट्रेडिंग में जो आदमी को ल्योर करके इसमें आपको इन्वेस्ट कराते हैं। से आपको कोई सोशल मीडिया, इसमें बेसिकली आदमी को कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ कॉल ही नहीं, सोशल मीडिया से भी आपका कांटेक्ट होगा। जैसे कि मैं सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कुछ यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ से कोई जो बंदा है आपको कनेक्ट होगा, आपको बोलेगा कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट कराना है तो आपको क्लास वास कराने के लिए आपको इवन व्हाट्सअप ग्रुप्स वगैरह में ऐड किया जाता है। तो आपको अच्छा से ब्रेन वॉश करेगा कि ये सही ये चीज़ है, बाकी कोई फ़ायदा हो गया इसमें। तो लालच में आके जो विक्टिम है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं एक स्टॉक्स, ये फैक्ट ट्रेडिंग ऐप वगैरह ऐप स्टॉक्स में, ये इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ये एक मेन जिसमें साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है आपका सेक्सटॉर्शन में, इसमें बेसिकली अभी तक जो केस आए हैं उसमें मेल पर्सन जो इसमें ज़्यादा विक्टिमाइज हुए हैं, कि आपको कहीं से वो कांटेक्ट करेगा फेसबुक के थ्रू से, देन आपका व्हाट्सअप नंबर मांगेगा, देन व्हाट्सअप के थ्रू आपको चैट्स करेंगे, आपको इंटीमेट सेक्सिंग कह सकते हैं वो करेंगे। देन उसके बाद में वीडियो कॉल होगा, वीडियो कॉल में वो खुद को नेकेड करते हुए फिर आपको वो भी बोलेंगे नेकेड हो जा, फिर वो उस साइड से पूरा आपका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए वो आपका पूरा जो आप जब नेकेड होगा सब पार्ट दिखा रहा होगा अपना, तब उसे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और देन फिर वो व्यक्ति जो है आपको एक्सटॉर्शन करता है कि ये आपका वीडियोस वगैरह मेरे पास है, नहीं तो आप पैसा दीजिए, नहीं तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। तो ये थर्ड है जो अभी प्रिविलेंट, दो तीन चार और बोलता हूँ जी। और अभी रिसेंटली ये हुआ व्हाट्सअप हैकिंग सर्च में है, ये चौथा वाला अभी जो हम लोग को यहाँ पे प्रिविलेंट जो चल रहा है इसके बारे में बताता हूँ। व्हाट्सएप हैकिंग, इसमें बेसिकली देखा गया है कि किसी को इन लोग लिंक भेजते हैं, कुछ फाइल होगा, करप्ट फाइल होगा, इसमें कुछ है अभी रिसेंटली जो चला था वो पीएम किसान योजना करके एक APK फाइल है, करप्ट फाइल है, वो भेज देते हैं। तो उसमें जो आप क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप वगैरह हैक हो जाएंगे। तो ऐसा करके व्हाट्सएप हैक होता है। फिर हमारे यहाँ काफ़ी पब्लिक जो है रिलीजियस चीज़ में बहुत बिलीव करते हैं। तो रिसेंटली ये जो ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन क्रिसमस समय पे ये सर्च ज़्यादा हुआ है कि कोई किसी का पास्टर्स का व्हाट्सएप वगैरह हैक कर देगा, देन वहाँ से वो अपने जो
ये चर्च के मेंबर्स हैं उनको मैसेज करेगा कि ये इमीडिएटली थोड़ा सा पैसा की ज़रूरत था और इससे करके आपका पैसा वगैरह जो है मांग देते हैं। व्हाट्सएप हैकिंग प्लस ये आपका तरीका करके ये अभी रिसेंटली इसमें क्रिसमस समय में ये बहुत प्रिविलेंट था। और या फिर उनको कोई व्हाट्सएप कोई प्रेइंग ग्रुप में ऐड करेंगे किसी को, देन उसमें कुछ मैलिशियस फाइल जैसे बोला कि APK फाइल डाल देगा, देन जैसे आदमी उसमें क्लिक करता है तो उसका व्हाट्सएप वगैरह हैक हो जाता है। ये एक रिसेंटली बहुत प्रिविलेंट था। और उसके बाद में एक चीज़ बहुत प्रिविलेंट है यहाँ पे, वो ये है कि आपको कोई कॉल आएगा, आपको बोलेंगे कि गलती से मैंने आपके अकाउंट्स पे 10,000 या फिर कुछ पैसा मैंने डाल दिया है। इवन दे यूज टू सेंड अ मैसेज कि आपके अकाउंट्स में इतने पैसे ऐड हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे जो हमारे विक्टिम हैं वो उस चीज़ में उनकी झांसे में आ जाते हैं। कैसे झांसे में आ जाते हैं, वो कंफर्म नहीं करते हैं कि अपने अकाउंट्स में कि वो पैसे उनके अकाउंट में आए कि नहीं आए। हाँ। तो विदाउट चेक किए वो उनको कि गुड फेथ में रहता है तो वो जो पैसे हैं वो वापस जो अकाउंट वो देते हैं उनके वहाँ में डाल लेते हैं, वायरस उनके अकाउंट में ऐसा हुआ नहीं। स्पेशली ये जो हुआ है आपका वेंडर्स के साथ में, दुकानदार के साथ में, कि उनको रैंडम कॉल आएगा और रैंडम कॉल्स में बोलेंगे ये सामान भैया रेडी करके रखिए, कितना हुआ बिल, जैसे मान लीजिए कि 1100 रुपये का बिल हुआ जी। देन वो क्या करते हैं कि वो बोलेंगे कि एक मैसेज आ जाएगा उनके वहाँ, तो बोलेंगे कि सर गलती से भैया मैंने 1100 की जगह में 11,000 भेज दिया, आप काइंडली हमको 10,000 वापस कर दीजिए। तो ऐसे में आके झांसे में भी आके वेंडर्स लोगों ने बहुत सारा पैसा जो है आपका साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनको पैसा वापस दिया है। तो ये एक जो प्रिविलेंट बहुत मोस्ट तरीका प्रिविलेंट एक क्राइम ये भी हुआ इसमें। सर आपने जैसे बताया कि ये व्हाट्सएप भी हैक होता है आजकल, तो वहाँ पर कुछ भी लिंक आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ्रॉड लिंक है? इसमें आपका बहुत सारे अभी एंड्रॉयड में भी ये स्कैन बोर्ड वगैरह है, उससे भी आप उसको स्कैन कर सकते हैं। अच्छा। उनके हिसाब से देन वो मैलिशियस है कि नहीं उसे पता चल जाता है। और बेसिकली व्हाट्सएप को प्रिवेंट करने के लिए हैकिंग से उनके जो व्हाट्सएप ज़्यादा हैक हो रहे हैं जिनके सेटिंग्स में 2 स्टेप्स वेरिएशन नहीं होते हैं। 2 स्टेप्स वेरिएशन मतलब कि आप OTP जनरेट करके आप सेटिंग्स में जाके उसमें सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी वाला में सेटिंग्स में जाके आप आराम से 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो आप चालू कर सकते हैं, उससे आपका व्हाट्सएप जो है सिक्योर हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप्स जो वेरिफिकेशन है वो आपको इनेबल करना है अपने व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप जो है इस चीज़ को लेके आपको और व्हाट्सएप को अपडेट करना है। आपका जितना पुराना व्हाट्सएप रहेगा तो चांसेस है कि वो उसका सिक्योरिटी जो है फीचर जो है थोड़ा सा लो हो गया हो जी। तो ये चांसेस ज़्यादा रहता है। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज़ मस्ट फॉर व्हाट्सएप यूजर्स। तो उनको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है आप सेटिंग्स में जाके आराम से खुद से घर में भी जाके कर सकते हैं। सही, आपने हैकिंग के बारे में बोला था, तो ये हैकिंग आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे श्रोताओं के लिए। इसमें ये है कि सिंपली आप मान के चलिए कि हैकिंग जो है कैसे होता है। हैकिंग तब होगा जब आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह है, आप उसको इनसिक्योर रखते हैं। से मोबाइल है, बेसिकली आजकल मोबाइल ही मान के चलिए कि मोबाइल कोई पकड़ रहा है, तो आप अगर इसमें आप कुछ भी लिंक्स, मैलिशियस लिंक्स या फिर आपने अननोन वेबसाइट से कुछ से आप डाउनलोड कर रहे हैं जी, तो उससे ज़्यादा चांसेस है कि आपका मोबाइल वगैरह जो कंप्यूटर सेट्स वगैरह है वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो हैकर्स जो है इसी स्टेप्स को यूज़ करते हैं आजकल व्हाट्सएप्स वगैरह, और बेसिकली सोशल मीडिया से जो हम लोग हमेशा आजकल के ज़माने में सभी सोशल मीडियाज यूज़ करते हैं, तो वहाँ से जो कंटेंट्स वगैरह आती हैं, जो अननोन लिंक्स, कोई अननोन व्यक्ति से जो आता है आपको मैसेजेस वगैरह, आप बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं, तो हैकिंग उसी से ज़्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करें। मैं और एक हैकिंग के जुड़े हुए एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर ये हम जब हमारा फ़ोन आजकल हमारा बहुत प्राइवेट होता है, सब कुछ हमारा डायरी हो गया, हमारा पर्सनल जो भी हमारा सीक्रेट्स हो गया हमारा फ़ोन ही होता है, तो वहाँ से अगर मतलब कुछ भी लीक हो जाता है तो फिर वो मतलब उसके बाद हम क्या करें? और हम मैं समझ गया आपको क्वेश्चन जी। तो आपका अगर मोबाइल जो है अगर हैक हो गया है जी, तो सबसे पहले आपको मोबाइल पे सर्च करना है कि आपके मोबाइल पे कोई आपने कोई ऐसा वाला कुछ ऐप जो
आपने गलती से या फिर किसी के कहने पे या फिर लिंक से कहीं से थ्रू से कहीं आपका इंस्टॉल ना हो गया हो, सबसे पहले वो चेक करें जी। तो अगर वो है तो उसको इमीडिएटली वहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद में अगर उसके बाद प्रोसेस रहता है, जैसे कि मैंने बोला ई-बोर्ड स्कैन करके है, तो वो ऐप आप यूज़ करके रन कर सकते हैं कि कौन सा ऐप जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो ऑप्शन ये लास्ट में यही रहता है कि आप मोबाइल को सैनिटाइज करना पड़ेगा, आपको पूरा मोबाइल को ही आपका क्रेडेंशियल्स पूरा चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, कि आपका सोशल मीडिया जो है का क्रेडेंशियल्स और जो आपके मोबाइल्स में यूपीआई ऐप वगैरह उसका क्रेडेंशियल चेंज करें। आपका इवन मोबाइल में सबसे बेसिक ये होता है कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड उसको चेंज करें इमीडिएटली। उसके बाद में पूरे हो सके तो फ़ोन को ही फॉर्मेट करना पड़ जाए वर्स्ट केसेस में। और उसके बाद में आप इसको लेके जैसे मैंने बोला कि आप कंप्लेन कर सकते हैं उसमें साइबर क्राइम वेबसाइट में जाके, और इवन या फिर फ़ोन को ला के दिखा सकते हैं। जी जी। तो सर ये मतलब हमारा फ़ोटोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, ये सब भी आसानी से हैक हो सकते पूरा का पूरा? हाँ, हो सकता है। अगर आपने कोई अननोन मलिशियस लिंक वगैरह आपने, ऐसे नहीं होगा कि कोई फ़ोन बैठे बैठे आपको कोई कुछ हो जाए। आपको कुछ आप अलाउ करते हैं OTPs वगैरह या फिर कुछ लिंक जो है जो अननोन वेबसाइट में जाके, जैसे मैं बोला कि अननोन व्यक्ति से आपको जो मैसेज आता है उसको एंटरटेन करेंगे, तब चांसेस है कि वो हो जाए। तो यही चीज़ है। और बेसिकली ज़्यादा प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह में तो ये सजेस्ट कहूँगा कि ज़्यादा प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह फ़ोन पे ना ही रखे तो बेहतर होगा। ठीक है सर। ये मैं फ़िशिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहती थी आपसे। जी। ये फ़िशिंग क्या होता है सर? जी, फ़िशिंग इज़ बेसिकली साइबर अटैक है आपका, जिसमें आपका कुछ भी आपका वे यूज़ किया जाता है, जैसे कि फ्रॉडुलेंट ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, वेबसाइट्स, जिससे ट्रिक करके आपको आपका क्रेडेंशियल्स मांगा जाए, सेंसिटिव डाटास वगैरह डाउनलोड। तो ये है फ़िशिंग। और इसमें और एक चीज़ है, दूसरा है विशिंग, जिसमें आपका फ़ोन कॉल्स के साथ में वीडियो कॉल्स भी अगर आपका ऐड हो जाए तो उसे कहते हैं विशिंग। तो, जी। तो ये आजकल फ़िशिंग बेसिकली वही जो OTP मांगना है सब जो करना, ये फ़िशिंग में ही आता है। और इसमें अगर वीडियो कॉल्स वगैरह भी जुड़ जाए तो विशिंग्स जैसे एक टर्म दिया गया है इसको। तो ये चीज़ है सर। ये भारत में साइबर क्राइम के कौन से मुख्य कानून और नियम लागू हैं? साइबर क्राइम्स के लिए हमारे पास है सबसे मेन है ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको अमेंड करके 2008 में भी अमेंड किया गया है। तो वो है डील करता है। फिर आपका जो है एक आ रहा है DPDP एक्ट, जो आपका डाटा प्रिवेंशन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो अभी तक इनैक्ट नहीं हुआ है। तो वो डाटा हमारा जो अभी आजकल हमारे जो डाटा वगैरह जो है बहुत सारे इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे फ्रॉडस्टर्स वगैरह जो है इजीली किसी को भी आपको फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में डाटा रहता है। अभी तक हमारे यहाँ डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ नहीं है। तो ये लॉ आ रहा है सून, जिसमें ये आपको डाटास वगैरह जो है प्रोटेक्ट करेंगे। उसमें hefty फाइन्स वगैरह हैं जो कंपनीज वगैरह जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कोई कॉल करके बोलते हैं कि आपका इवन नाम, आपको आधार नंबर, इवन ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब पता रहता है। तो कैसे पता चलता है? जो डाटा जो आपने भी कई बार शॉपिंग किया हो तो आपका फ़ोन नंबर्स वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो उसमें पूछा जाता है तो आप बता देते हैं। तो वो डाटा जो है प्रोटेक्टेड नहीं है। तो मार्केट में रिडीली अवेलेबल है। तो उसके चलते फ्रॉडस्टर्स जो है इजीली आपको व्यक्ति विशेष को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में डाटा रहता है। तो उनको लगता है कि हाँ, अरे शायद ये कंपनी वाला से ही कॉल कर रहा हो या फिर जानने वाला कॉल कर रहा हो। तो उसके चलते ये बेसिकली आपका IT एक्ट है। और उसके बाद में जो IPCs में जो सेक्शंस वगैरह हैं वो तो है ही है इसके लिए, फोर्जरी वगैरह, एक्सटॉर्शंस वगैरह जो सेक्शंस वगैरह हो, अभी वो IPC में थे, अभी BNS हो गया है जो नया क्रिमिनल लॉ के हिसाब से। तो ये है आपके भारत में जो मेन नियम। अच्छा सर, लगभग कितने साल का सज़ा मिल सकता है ये साइबर अपराधियों को? पर्सनली मैं जो IT एक्ट में जो पेनल सेक्शंस हैं उससे तो मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो IT एक्ट में जो है वो पेनल सेक्शन जो है कम है, सिर्फ एक दो को छोड़ के, जिसमें आपका साइबर टेररिज्म है, उसमें आपका लाइफ टाइम इम्प्रिजन है, सेक्शन 66F जो साइबर टेररिज्म के लिए है। अच्छा। बाकी जो आपका एंटी थेफ्ट वगैरह जो होता है, आपका कोई किसी ने फ़ोटोज़ वगैरह यूज़ करके कोई आपके नाम का वो खोल दिया 66C वगैरह, उसमें सब मैक्स से मैक्स
3 years to 7 years का इम्प्रिजनमेंट होगा। हाँ, अगर कॉग्निट सेक्शन जो IPC और BNSS में है तो उनको मिला के थोड़ा 7 या फिर 10 years प्लस आपका इम्प्रिजनमेंट रहता है। सर, ये बच्चों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में माता पिता की क्या भूमिका होती है और मतलब क्या रोल निभा सकते हैं वो? जी, रिसर्च ऑफ ये डिजिटल एरा, अब बिना फ़ोन्स और ये इंटरनेट यूज़ किए तो आपका होगा नहीं जी। तो मैं पेरेंट्स से तो यही कहूँगा कि मोबाइल्स वगैरह जो बच्चे को देते हैं उसमें अपने गाइडेंस में दें सबसे पहले तो जी। प्लस जो कुछ उस यूट्यूब्स वगैरह में जो है उसमें आपका किड्स सेक्शन के लिए अलग से रहता है जी, तो जी, वो जी। इंस्टॉल करें वो या फिर वो उसमें सेटिंग्स में जाके वो सब करके दें। और बाकी जो मोबाइल अगर आप देते भी हैं तो टाइमली मॉनिटर करें अपने बच्चे को कि क्या कर रहे हैं बच्चे आपके मोबाइल्स पे सब में। अदरवाइज चांसेस है कि जो टीनेज में साइबर क्राइम्स का विक्टिम होने का बहुत सारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल है कि आपको बच्चे को ये साइबर क्राइम से इसमें बचाने के लिए अवेयरनेस तो है ही है, प्लस आपके कंट्रोल इसमें रह के यही है इसमें बेसिकली। सर, मेरा ये क्यूरियोसिटी था तो मैं अपना क्यूरियोसिटी से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये साइबर अपराधी अपना शिकार मतलब कैसे चुनते हैं, रैंडमली या मतलब उनके पास जिसका डाटा है उसे? इसमें रैंडम प्लस जो डाटा, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक हमारे भारत में डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है। अभी रिसेंटली आ रहा है DPDP एक्ट आ रहा है 2023। तो एक रैंडम कॉल्स भी रहते हैं और इनका डाटा स्पेसिफिक ये जो डाटा लीक हो जाता है हम लोग मार्केट में जी। आपका डार्क वेब में बहुत सारे डाटा लीक होते हैं तो वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करते हैं एंड दे यूज टू एक्सप्लॉइट फ्रॉम दैट डाटा। तो ये तरीका रहता है उनका। और उनका जो फ्रॉडस्टर्स वगैरह हैं जो काफ़ी शातिर रहते हैं, उनका IT बैकग्राउंड वगैरह अच्छा रहता है तो आपका फील्डिंग करते हैं। बेसिकली आपको सोशल मीडिया वगैरह में आपको मॉनिटर करेंगे। अच्छा। आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या में आप कुछ ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो आप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप फेसबुक वगैरह में आपको कुछ आप डाल रहे हैं तो आपको शॉपिंग का कहाँ पे क्या इंटरेस्टेड है तो उस हिसाब से आपको वो टारगेट करते हैं। अच्छा सर, आपने ये डार्क वेब का मेंशन किया तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ आपसे। जी, डार्क वेब बेसिकली आपका सरफेस वेब और डार्क वेब अलग अलग है। अच्छा। तो जो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो जस्ट बेसिकली बहुत कम पर्सन है जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। डार्क वेब इस वास्ट सब्जेक्ट जिसमें पूरा जो इंटरनेट का जो क्राइम्स वगैरह होता है इसमें इवन ऑर्गन ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ जो है डार्क वेब में रहता है। वो बेसिकली वो बहुत शातिर जो साइबर क्रिमिनल्स है वो यूज़ करते हैं। और डार्क वेब इज़ अ कम्प्लीटली टोटली अ वेरी डीप सब्जेक्ट। उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स जानना हो तो दर्शक अपने खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें डार्क वेब जो है इसमें ब्राउज करने के लिए भी आपका इसका जो ब्राउजिंग वो सब चीज़ है वो अलग रहता है, नॉर्मल से नहीं होता है। अच्छा सर, ये अगर भविष्य में फ्यूचर में साइबर क्राइम से सुरक्षा के लिए क्या नए उपाय अपनाए जा सकते हैं? जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगा जी, उस हिसाब से हमारा जो साइबर सिक्योरिटी वाला चीज़ भी अपडेट करना पड़ेगा। वो फ्यूचर में जो चीज़ है जैसे कि थ्रेट्स, अभी कुछ सालों पहले AI नहीं था, अब AI आ गया है तो उस तरीके से समय के हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करनी पड़ेगी। वो हो रही है वो काफ़ी हाईएस्ट लेवल में। जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगा उस हिसाब से उसका जो सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह वो भी एनहेंस करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें जैसे जैसे आपका फ्यूचर में थ्रेट्स आते जाएगा उस हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है आपका अपग्रेड होते जाएगा। इसमें यहाँ से अभी बोल पाना मुश्किल होगा कि फ्यूचर में हमने जब एज एन कॉलेज जब हमने स्टार्ट किया था उसमें मोबाइल्स वगैरह बहुत कम ही अवेलेबल थी। उसमें होते होते अभी इवन AI तक आ गई है, डीप फेक वगैरह जब आ गई है। टेक्नोलॉजी तो आपका विकसित होते जाएगा तो उस हिसाब से जो हमारा जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए वो सब चीज़ भी फ्यूचर के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है सर, तो मैं ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके अब तक के सफ़र में सर कोई ऐसा केस आया हो जो साइबर अपराध से, ऑब्वियसली आप साइबर क्राइम में हैं तो साइबर अपराध से तो जुड़ा होगा बहुत सारा केस, तो ऐसा केस जो एक व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुँचाया हो? जी, इसमें मैं 2-3 केसेस शेयर करना चाहूँगा जो फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन में भी हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि वो स्टॉक्स में एक व्यक्ति विशेष ने अभी तक
का जो स्टॉक्स में, जो फैक्ट स्टॉक्स में जो अभी तक का हाईएस्ट रिपोर्टिंग हुआ है वो 3 करोड़ अच्छा। उसने इन्वेस्ट किया था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। 3 करोड़ फैक्ट स्टॉक्स में उनको इन्वेस्ट कराया गया, तो उनको मॉनेटरी काफ़ी नुकसान हुआ। ये आपका साइबर फ्रॉड केस का एक एग्जांपल है। और रिसेंटली छोटा सा केस था जो कि हमने सॉल्व किया था आपका ईटानगर ये इलाका में, फेसबुक्स वगैरह में आपका फैक OLX खोल के रेंट ब्रोकर बन के जी। बहुत सारा को लूटा गया। ज़्यादा नहीं पैसा था, लेकिन बेसिकली जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिसको रेंट का बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ईटानगर, वैसे भी यहाँ पे ईटानगर में रेंट इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो उसमें से बहुत सारों को ये लास्ट ईयर जून से लेके आपका इस बीच में सितंबर अक्टूबर के बीच में बहुत ठगा गया। उसमें कम से कम भी हर महीना 2-3 ऐसा करके ठग होता था कि वो पोस्ट करेगा, देन उसको एडवांस में पे करने देता था पैसा कि 5,000 आपका ब्रोकरिंग चार्ज, देन उसके बाद वो गायब हो जाएगा, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेगा। तो उसको हमने लास्ट ईयर त्रिपुरा का था वो एक्यूज जो हमने उठाया, तो वो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह जो थे काफ़ी हताश हुए थे, क्योंकि 5,000-6,000 वगैरह 10,000 भी एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत महंगा लगता है, तो उसमें उनको काफ़ी ये हर्ट हुआ था। फिर उसके बाद में रिसेंटली हमने एज एन अवेयरनेस के तौर पे न्यूज़ में भी दिया था कि एक बेसिकली ये जो लव रिवेंज बोल लीजिएगा कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि यंगस्टर्स को कि कोई इंटीमेट फोटोज़ वगैरह ना खिंचाएं अपने पार्टनर के साथ भी। यू नेवर नो कि कब आप उनसे ब्रेकअप हो जाए तो फिर आपका वो फ़ोटोज़ वगैरह जो है मिसयूज़ हो जाए। तो एक हमारे अरुणाचल की लड़की थी, उनको साथ में एक बाहरी लड़के के साथ में प्यार हुआ, दे टेकन इंटीमेट फोटोज एंड ऑल। जब उनका ब्रेकअप हुआ तो ही वाज ब्लैकमेलिंग हर कि वापस आ जाओ ये सब करके। तो एंड इवन सम ऑफ द पिक्चर्स went viral in social media as well. तो that she was traumatized, उनको काफ़ी इससे आघात हुआ। ये सब कुछ इस केसेस मैंने हाईलाइट किए हैं जो मैंने यहाँ पे साइबर क्राइम SNOC टेक चार्ज करने के बाद में मेरे केसेस सॉल्व भी हुए हैं और कुछ इस इन्वेस्टिगेशन में अभी भी चल रही है। सर, एक तरफ से इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है और एक तरफ से इससे जुड़े हुए बहुत से नुकसान भी है, तो इसके ऊपर आपका कुछ राय रहेगा सर? इसमें ओपिनियन बेस तो यही है कि अ कॉइन हैज़ अ 2 फेस, कि आपका कॉइन का 2 फेस रहता है, तो प्रोस एंड कॉन्स तो रहेंगे ही। आप डिजिटल सर्च के साथ में आपका सहूलियत तो मिली है हमें कि हमें वॉलेट पकड़ के मार्केट में जाना पड़ता, सब कुछ हैंड्स ऑन, सब कुछ लाइव फेस ऑन उसमें हो रहा है आपका ट्रांजेक्शंस वगैरह, इवन यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक एंड ऑल, तो सब कुछ तो फेस वैल्यू टाइम में सब कुछ चल रहा है। तो लेकिन उसी के साथ साथ में थ्रेट्स वगैरह भी बहुत बढ़ गई हैं। जैसे अभी ऑलरेडी हमने काफ़ी लेंथी डिस्कशन कर लिया इसके बारे में, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी सर्च होगा, टेक्नोलॉजी का एनहेंसमेंट होगा, तो थ्रेट्स वगैरह और इसकी जो थ्रेट्स वैल्यू का जो परसेंटेज है वही बढ़ेंगे। तो एक ही तरीका है कि उसमें जब हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो सिर्फ नॉट ओनली यूज्ड, हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानते हुए इसका प्रोस एंड कॉन्स प्लस सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हम ये करें, थोड़ा सा हमें अवेयर रहना ज़रूरी है। क्योंकि बेसिकली और जनरली देखा गया है कि जो भी विक्टिम्स हैं वो जो ये ट्रैप में फंसते हैं उनका लैक ऑफ अवेयरनेस, उनका लालचपन, फिर उनको डराना, अवेयरनेस की कमी, तो ये इसके चलते ही बेसिकली क्राइम्स वगैरह हुई हैं, मैक्सिमम क्राइम्स जो है। ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन पे बिल्कुल कोई अनजान से कुछ आ गया, जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, कुछ आप OTP शेयर नहीं करेंगे, तो अपने सिक्योरिटी फीचर्स जैसे मैंने बताया कि 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन, प्लस आप सोशल मीडिया में हैं तो फेसबुक वगैरह अपना प्रोफाइल्स उसमें भी है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखें, प्लस आपका जो मेटा प्लेटफॉर्म है उसमें आप अपना प्रोफाइल्स को लॉक करके रखें। अननोन आदमी जो है उसका फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, जो अननोन आदमी से जो लिंक वगैरह जो आता है वो सबको क्लिक ना करें आप, और मोबाइल को टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहें, जो ऐप्स वगैरह जो कुछ जो बेकार की ऐप्स हैं वो सबको, और अपना सिक्योरिटी जो फीचर्स वगैरह हैं जो मोबाइल्स का अपडेट करते रहें। जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट्सअप का भी आप जो चीज़ है उसको भी अपडेट करते रहें, जैसे आपका बेसिकली सेफ फ़ोन जो है सेफ रहेगा। तो टेक्नोलॉजी सर्च के साथ में मैं तो वही करूँगा कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी सर्च तो होगा, आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भाग सकते। विथ प्रिकॉशन, विथ अवेयरनेस, जानकारी उसका भी रखना बहुत ज़रूरी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और हमें साइबर क्राइम के विषय में इतनी सारी जानकारियाँ दी और उनसे बचने के तरीके भी बताए।
आशा है कि जानकारियों से हमारे श्रोताओं को साइबर क्राइम से जुड़े खतरे का आभास हुआ हो और साइबर क्राइम से खुद को सुरक्षित रखने के उपाय का भी ज्ञान हुआ हो। अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्पेशल प्रोग्राम विषय साइबर क्राइम एंड हाउ टू स्टे सेफ श्री बुंगशु क्रोंग जी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।